नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मिस्ट्री एंड द डिबेट अबाउट राम सेतु ब्रिज और द एडम्स ब्रिज। राम सेतु और एडम्स ब्रिज एक ही ब्रिज का नाम है। सबसे पहले तो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर जो डिबेट और मिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के पाम्बन आइलैंड के ऊपर स्थित धनुषकोडी नाम की जगह को श्रीलंका के मनार आइलैंड के ऊपर स्थित तलाई मनार नाम की जगह से जोड़ने वाला एक ब्रिज हुआ करता था 15वीं शताब्दी से पहले, जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1480 में आए एक साइक्लोन की वजह से ये जो ब्रिज था ये विखंडित हो गया और आज के समय इसके सिर्फ हमें अवशेष ही मिलते हैं और समुद्र के जल स्तर से ये नीचे धंस गया। तकरीबन 3 फीट से 30 फीट तक इसके अवशेष हमें मिलते हैं और पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्रिज था, जो कि ब्रिज अभी भी है लेकिन वो जल स्तर से नीचे चला गया। 1480 से पहले धनुषकोडी से कोई व्यक्ति तलाई मनार तक पैदल चल के जा सकता था, लेकिन अब नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये ब्रिज हुआ करता था, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इससे रिलेटेड क्या मिस्ट्री है, क्या डिबेट है? डिबेट ये है, और ये डिबेट जुड़ी हुई है दो पहलुओं से। एक तरफ है रिलीजियस और आस्था के विषय जो सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें जियोग्राफिकली हम इसके ऊपर कई तथ्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ी डिबेट है वो ये है कि क्या ये ब्रिज मैन मेड है या फिर नेचुरली बना हुआ था, नेचुरल है। तो क्या किसी ने इसको बनाया? तो बनाया तो किसने बनाया, और या फिर अगर नेचुरल है तो कैसे था और कैसे इसका अंत हुआ, कब अंत हुआ? ठीक है, कब बना था फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप राम सेतु के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जानते ही हैं कि रामायण महाकाव्य में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, और एडम्स ब्रिज क्यों कहा जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। अब्राहमिक रिलीजन के पर्सपेक्टिव से इस ब्रिज की क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों रिलीजन के पर्सपेक्टिव से उसकी सिग्निफिकेंस को भी जानेंगे और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को भी हम जानेंगे कि अभी तक इसके ऊपर जो स्टडीज और जो रिसर्च हुई है वो क्या कहती हैं। ठीक है, तो ये जो मिस्ट्री है, मिथ है, या फिर आप कह लीजिए कि एक डिबेट है, उसका कारण ही ये बना कि एक तरफ रामायण महाकाव्य में और दूसरी तरफ अब्राहमिक रिलीजन्स के जो तथ्य, जो उनके टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर इसके ऊपर जो बातें लिखी गई उनको वैसे तो माइथोलॉजिकल ही माना जाता है। माइथोलॉजिकल क्या होता है? माइथोलॉजिक में मिथ से जो शब्द बना है, बेसिकली रामायण को आप जो हिंदुइज्म के लोग हैं वो माइथोलॉजी नहीं मानते हैं, उसे इतिहास मानते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो कि सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखते हैं, सिर्फ तर्क की बात करते हैं, वो उसे माइथोलॉजी भी मानते हैं। हालांकि ना तो रामायण को अभी तक पूरी तरह से डिसअप्रूव किया गया है और ना ही ये अप्रूव किया गया है कि वो पूरी तरह से इतिहास है। तो जो भी मान लीजिए, आप इतिहास मान लीजिए, माइथोलॉजी मान लीजिए, लेकिन वो हमारा महाकाव्य है, एपिक है। रामायण के साथ साथ और महाभारत 2 एपिक है हमारे। तो उसमें इसमें जो कहानियां गई हैं और ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं, ज्योग्राफिकल जो फैक्ट्स हैं, दोनों के बीच में जब टकराव होता है तो डिबेट होती है और उसके बाद अलग अलग तरीके की थ्योरीज भी निकल के आती हैं। तो वो कई सारी थ्योरीज हैं, और रिसेंटली 2021 में एक एक्सप्लोरेशन की भारत सरकार ने अनुमति दी कि एक्सपीडिशन किया जाए, खुदाई की जाए और उसके बाद रहस्य का पता लगाया जाए कि भाई ये ब्रिज जो है वो मैन मेड है या फिर नेचुरली बनाया गया और रामायण काल का है या किसी और काल का है। ठीक है, तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे ही। ये नेशनल मॉन्यूमेंट बनाने की भी इसके ऊपर डिमांड हुई है कई बार कि इसे नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया जाए, क्योंकि ये हिंदुइज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है, एक होली स्ट्रक्चर है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनकी जो आर्मी थी, वानर सेना थी, उसने बनवाया था। उसकी अभी हम बात करेंगे कि क्या लिखा हुआ है रामायण के अंदर। तो 30 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। तकरीबन इसकी चौड़ाई आपको 10 मीटर से 100 मीटर तक नजर आ जाएगी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बना हुआ ब्रिज था। तो ये लंका तक बना हुआ था। श्रीलंका को पहले लंका कहा जाता था। रामायण को तो आपने पढ़ा ही होगा, रामायण के बारे में मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया। मैंने बताया भी था कि कौन से ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिलते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसे इतिहास बनाती हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसे एक माइथोलॉजी बनाती हैं, कि लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव क्यों हैं। तो वो आप जाके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम राम सेतु ब्रिज की जो कहानी है रामायण के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। तो ये जो पाम्बलन आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु का जो कोस्टल क्षेत्र है, उसके क्षेत्र को, धनुषकोडी को मनार आइलैंड से जोड़ने वाली जो स्ट्रिप थी, ये जो ब्रिज था, ये रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकली कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर बात ये कही जाती है रामायण में कि ये जो ब्रिज है ये बनाया गया था वानर सेना के द्वारा।
जिसको जो भगवान हनुमान जी हैं उन्होंने लीड किया था। और किसके बिहाफ पे? राम जी के बिहाफ पे। क्यों बनाया गया था? कहानी आपको पता होगी कि जब सीता जी का हरण कर लिया था लंका के राजा रावण ने, तो उसके बाद सीता जी को वापस लाने के लिए एक युद्ध लड़ा गया था रामायण में। तो लंका तक पहुंचना था। लंका तक पहुंचने के लिए बीच में समुद्र आता था। समुद्र से पहले रामायण में ये कहा गया है ना कि समुद्र से पहले विनती की गई, उसकी पूजा अर्चना की गई कि हमें रास्ता दे दो। लेकिन समुद्र रास्ता कैसे दे दे? समुद्र ने यह कहा कि ऐसा करिए, आप एक ब्रिज बना लीजिए, राम जी का नाम लिखकर अगर इस समुद्र के अंदर आप कोई भी पत्थर फेंकोगे तो वो पत्थर डूबेगा नहीं, तैरेगा और उससे ब्रिज बन जाएगा। तो इस तरह से चीजें हुई, ये रामायण के अंदर लिखी हुई हैं। तो इस तरह से ये ब्रिज बनाया गया। और कहा जाता है कि नल नाम का एक वानर जो है उसने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी, और वही इसके चीफ इंजीनियर थे। बेसिकली चीफ इंजीनियर के तौर पे उनको देखा जाता है। तो ये वानर सेना के द्वारा बनाया गया ब्रिज था, जिसमें उन्होंने राम जी का नाम लिख के पत्थरों को पानी में फेंकना शुरू किया और वो सारे पत्थर तैर गए। और उसके बाद राम जी जो है वो धनुष कोडी से ट्रेवल करके लंका तक पहुंच गए। उसके बाद वहां पे युद्ध हुआ, रावण को हराया और अपनी वाइफ सीता जी को उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया। ये बातें आपको रामायण में मिलती हैं। तो हिंदुइज्म के लिए ये एक बहुत बड़े आस्था का विषय हो गया, और जो हिंदुइज्म के मानने वाले लोग हैं वो इस बात को मानेंगे। उनके हिसाब से राम जी और उनके जो साथ के लोग थे, वानर सेना थी, उन्होंने बनवाया था ये ब्रिज, उन्होंने बनाया। तो उनके लिए बहुत बड़ी आस्था का विषय हो गया। तो ये आपको नजर आती है बात इसमें। तो इसलिए इसको इंडिया में बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि ऐसे हुआ, इसके ऊपर कहानियां हैं। और अगर इसको मैन मेड ना बना के ये कह दिया जाए कि ये तो नेचुरली बना हुआ था और इसको रामायण में नहीं बनाया गया, रामायण काल में नहीं बनाया गया, तो हिंदुइज्म के मानने वालों के लिए आस्था पे कितनी बड़ी चोट है। इसलिए इसके ऊपर कोई सीधा अटैक करे ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप किसी की भी आस्था के ऊपर अटैक करते हो तो ठीक नहीं है। सेम चीज अप्लाइड फॉर अब्राहमिक रिलीजन्स। अब आप जानते हैं कि अब्राहम जो है वो प्रोफेटिक रिलीजन्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि वो पहले प्रॉफिट माने जाते हैं, कि वो सबसे पहले उनको बनाया गया। और माना जाता है बिब्लिकल एडम्स जो हैं वो सबसे पहले श्रीलंका के एडम्स पीक नाम की जगह के ऊपर आए थे। वहां पे उनका एक तरह से जन्म हुआ था, या फिर उनको वहां पे उतारा गया था जमीन पे बेसिकली। तो उसके बाद माना जाता है, उस इस्लामिक सोर्सेस के अंदर ये कहा जाता है कि वहां से वो ट्रेवल करके जब भारत की तरफ गए तो उन्होंने ये ब्रिज बनवाया था। इसीलिए इसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। और जिस पहाड़ी की वो बात हो रखी है पीक की, उसको एडम्स पीक कहा जाता है। तो उनके लिए भी आस्था का विषय हो गया। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में इस एडम्स ब्रिज को उतनी तूल नहीं दी जाती, उतना कोई बहुत ज्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंस की जगह नहीं मानी जाती। वहां पे आपको पता है कि दूसरी बहुत जगह है, जैसे कि जेरूसलम, जिसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के विवाद चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है कि भाई एडम्स ब्रिज को के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कोई काम किया हो। लेकिन रामायण के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है हिंदुइज्म के लिए। लेकिन दोनों धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए आगे चलते हुए हम अब बात करते हैं विज्ञान की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके ऊपर क्या कहते हैं, अभी तक जो स्टडी हुई है वो क्या कहती है। तो प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम की एक स्टडी हुई थी। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, टाइटल रखा गया था, जियोग्राफिकल सर्वे था ये। जियोग्राफी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि तकरीबन 7,000 से 18,000 साल पहले रामेश्वरम द्वीप जो कि भारत में है और तलाई मनार द्वीप जो कि श्रीलंका में है, ये पहली बार एक्सपोज हुए थे, समुद्र स्थल से ऊपर आए थे। पहले थोड़ा सा इनके ऊपर जलस्तर ऊपर अलग था, तो इनका उस समय ये आइलैंड्स बने थे, शेल आइलैंड्स ऐसे बने थे। और ये जो राम सेतु ब्रिज है ये तकरीबन 500 से 600 साल पहले बना होगा। 500-600 साल पहले बना होगा, बीसी में बना होगा, ईयर्स में इस दौर में बना होगा। 500-600 साल तो उसको खत्म हुए हो गए, 1500 बीसी में तो खत्म ही हुआ था। तो ये उस समय बना होगा। ये प्रोजेक्ट रामेश्वरम में स्टडी में पाया गया। उन्होंने इस आधार पे ये नतीजे पे वो लोग पहुंचे। उसके बाद ये है कि इसके ऊपर जो प्रूवन फैक्ट हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रूव किए जा चुके हैं, वो क्या कहते हैं कि ये तमिलनाडु के पंबाल आइलैंड को श्रीलंका के मनार आइलैंड से जोड़ता था। एक बात, तकरीबन 50 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, टेढ़ी मेढ़ी जोड़ जोड़ा के सब 50 किलोमीटर है। वैसे सीधी देखें तो 30 किलोमीटर लगभग मानी जाती है। 3 फीट से 30 फीट तक की गहराई अलग अलग जगह पे मानी जाती है। जब ये ब्रिज टूटा होगा बेसिकली,
तो कहीं पे ऊपर का हिस्सा पूरा गया, कहीं पे थोड़ा हिस्सा रह गया। तो 3 फीट से 30 फीट तक की गहराई आपको मिलती है। और चौड़ाई के हिसाब से देखें तो 100 मीटर से 100 मीटर तक की चौड़ाई इसकी देखने को मिलती है। और तकरीबन 10 मीटर डेप्थ, ये एवरेज निकाल दिया गया है। वैसे 3 से 30 मीटर के बीच में आपको फीट के बीच में आपको डीप निकाली जाती है। अब ये माना जाता है कि तकरीबन 1480 तक ये जो ब्रिज थे, ये जो सेतु था, ये समुद्र स्थल से ऊपर था। लेकिन उसके बाद एक साइक्लोन आया इस एरिया में और उसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो टूट गया, खंडित हो गया। और उसके बाद से इस ब्रिज को ऊपर से आप नहीं देख सकते और ऊपर से पैदल चल के आप धनुषकोडी से मनार आइलैंड नहीं जा सकते। पहले जाया जा सकता था, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ। अब स्थिति आपको नजर तो आती है, यहाँ पे ब्रिज नजर आता है, ऊपर से आप सैटेलाइट इमेज की तौर से देखते हैं तो कि यहाँ पे ब्रिज है, लेकिन ऊपर से नहीं नजर आता क्योंकि इसके ऊपर पानी है। तो ये इस तरह से आपको आज के समय तस्वीरें नजर आती हैं। उसके बाद ये है कि क्षेत्र वो देख लीजिए, इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार नजर आती है, इधर पाल्क स्टेट नजर आती है। तो ये ब्रिज बेसिकली गल्फ ऑफ मन्नार को पाल्क स्टेट से अलग करने वाला ब्रिज था, ठीक। उसके बाद ये है कि तकरीबन सैकड़ों सालों के बाद ये जो थिन लैंड स्ट्रिप थी ये री इमर्ज हो गई वाटर के ऊपर। पहले तो एक बार के लिए तो पूरी तरह से ही गायब सी हो गई थी, लेकिन बाद में ये वापस दिखने लग गई, ठीक है। हो सकता है ये आइलैंड्स के ऊपर वापस जमते जमते ये ब्रिज वापस कंस्ट्रक्ट हो जाए, क्योंकि पानी में जो यहाँ पे अगर इसके ऊपर शॉल्स वगैरह जमने लग गए और वापस बनने लग गया तो ब्रिज वापस भी बन सकता है। माना भी जाता है इतिहास में और जियोग्राफिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की, उसमें यह माना जाता है कि पहले इंडियन लैंडमास और श्रीलंकन लैंडमास एक साथ जुड़े हुए थे। आपको मैं दिखाऊं, कहीं आप तस्वीर में आप देखेंगे, मैं आपको पूरा मैप अगर दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा। कैसे दिखाऊं कहीं पे, तो ये जमीन जो है ये आपस में जुड़ी हुई थी। ये हिस्से को यहाँ पे आप जोड़ के देखिए ऐसे, तो आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा मैप की ये दोनों लैंडमास आपस में जुड़े हुए थे और पहली बार ये एक दूसरे से अलग हुए थे तकरीबन 15 मिलियन साल पहले। तो बहुत पुराने समय में श्रीलंकन जो लैंडमास आपको आइलैंड नजर आता है वो भारतीय लैंडमास से अलग हो गया था, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रिप बन गई थी यहाँ पे और वो आगे चल के ब्रिज बन गई इनके बीच में, दोनों लैंड मासेस के बीच में। नासा ने सबसे पहले इसकी तस्वीरें जो है वो कैप्चर करी थी अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू, और उन्होंने कहा था कि ये जो ब्रिज बना है नेचुरली बना था, चेन ऑफ सैंडबैंक्स की वजह से बना था, और किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रूफ हमें मिलता नहीं है कि किसी मैन ने इसको बनवाया हो, किसी लोगों के किसी ग्रुप ने इसे बनाया हो। ऐसा हमें कोई प्रमाण मिलता नहीं है इसके बारे में। प्रमाण अभी उसको मिलना भी बड़ी बात है कि कैसे ढूंढे, उसके लिए तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी कितना गहरा है क्या है, क्योंकि रामायण में जो बात कही गई है उसमें तो पत्थर ऊपर तैरने वाली बात है, उसका जमीन से तो जुड़ा होना जरूरी नहीं है, नीचे समुद्र के तल तक कहाँ तक है, तल में कितनी खुदाई करे तभी पता चलेगा। अब इसके ऊपर स्टडीज तो होनी चाहिए थी बहुत पहले से, क्योंकि ब्रिटिशर्स के दौर में जब हम आर्कियोलॉजिकली चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे, हम सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी कर रहे थे, तो हमने राम सेतु की क्यों नहीं की, ये आपके सवाल आएगा। तो क्योंकि ये जो विषय है ये आस्था से जुड़ा हुआ था, धार्मिक विषय था इसके ऊपर, और रामायण एपिक से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया नहीं। उन्होंने ना तो इस चीज़ को डिसप्रूव करने की कोशिश करी कि ये रामायण में नहीं बना, रामायण काल में नहीं बना, या राम जी और वानर सेना ने नहीं बनवाया, और ना ही इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करी। दोनों में ही उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने इसके प्रति एक तरह से नेग्लिजिबल, जिसे इग्नोरेंस की तरफ डाल दिया, इग्नोर किया इस मैटर को। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद अलग अलग तरीके की डिमांड्स हुई इसको नेशनल हेरिटेज घोषित करने की, और अलग अलग तरीके की डिमांड्स हुई। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट भी चलाने की बात हुई थी कि एक कैनाल बनाने की बात थी, जिसे सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक प्रोजेक्ट चलाने की बात थी कि देखिए अभी अगर आप अरेबियन सी से जाते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो आपको श्रीलंकन आइलैंड श्रीलंका को पार करके जाना पड़ेगा, उससे घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कैनाल बनाई जाए, कैनाल क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज तो है ही, चाहे वो पानी से 10 फीट नीचे हो, 30 फीट नीचे हो, तो यहाँ से जहाज तो पार नहीं कर सकती। तो यहाँ से एक कैनाल बनाने की बात की कि भाई कैनाल बनाया जाए तो रास्ता छोटा हो जाएगा, जैसे सुएज कैनाल बनाई गई जमीन खोद के, वैसे ही यहाँ पे कैनाल बनाई जाए। लेकिन ये जो बात है इसको अस्वीकार किया गया, दोनों तरीके से अपोजिशंस मिले इसको। रिलीजियस तो मिले ही कि भाई हमारा ब्रिज टूट जाएगा, जो राम सेतु ब्रिज है जो राम जी और उनकी वानर सेना ने बनाया था उसको आप तोड़ के यहाँ से कैनाल बनाना चाहते हैं। एक तो ये बड़ा इशू था, और दूसरा था यहाँ पे मिलियंस ऑफ फ्लोरा और फ्यूना स्पीसीज है यहाँ पे, मछलियों की और
जो भी समुद्री जीव हैं उनकी। तो अगर यहाँ पे कैनाल बनाई गई तो इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी कंसर्न जाहिर किया और इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट किया गया। पहले 1955 में शुरू किया गया था, फिर 1999 में बीजेपी की जब सरकार आई, वाजपेयी जी की सरकार जब आई थी, उस समय इसको फिर से वहाँ के साथ, उनके डीएमके के साथ जो रिश्ते थे उनकी वजह से इसको फिर से बनाने की बात हुई। लेकिन फिर से प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हुए? कि हमारे सेतु को तोड़ा ना जाए, हमारी आस्था का विषय है, राम जी ने बनवाया था तो मत तोड़ो। ठीक है, तो इस इनॉग्रेट किया गया था प्रोजेक्ट को, लेकिन ये बाद में रोका गया। ओके, अभी भी ये प्रोजेक्ट बना नहीं कभी, क्योंकि इसके ऊपर कई बार विवाद आए, कई लोगों ने इसको रोकने की कोशिश करी। उसके बाद वो जो सवाल था वो तो अभी भी था। नासा ने इसको ऊपर से सैटेलाइट इमेज के थ्रू दिखा तो दिया ही, तो दोनों तरफ के लोग आ गए। वो लोग जो कि रिलीजियसली बिलीव करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो कहा ही था कि उस समय बनवाया गया था, एक यहाँ पे एक ब्रिज बनवाया गया था, वो देखो मिल गया, इसका मतलब हमारी जो इपिक है वो पूरी तरह से सही है। अब्राहमिक रिलीजन वालों ने भी कह दिया कि हमारी बात तो सही निकली, कि यहाँ तो एक बनाया गया था ब्रिज। हालांकि अब्राहमिक रिलीजन के लोगों ने ये बात इस ढूंढने के बाद कहा, रामायण में ये बात पहले से लिखी हुई थी कि जब ऑब्वियसली ये ब्रिज था, उस समय की स्थिति को बताया गया होगा शायद, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में बाद में बताई गई है बात। फिर एएसआई की रिपोर्ट आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें ये कहा गया कि ये नेचुरल फॉर्मेशन के थ्रू बना हुआ ब्रिज है, इसको किसी ने बनवाया नहीं, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल और रिलीजियस डिबेट और ज़्यादा इग्नाइट हो गई, और ज़्यादा बात होने लग गई इसके ऊपर। रामायण की ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल था बेसिकली, कि भाई रामायण को ऐतिहासिक माना जाए या फिर माइथोलॉजी माना जाए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए इस ब्रिज को भी सही प्रूव करना पड़ेगा और मैनमेड मानना पड़ेगा, तभी जाके वो बात प्रूव होगी। तो इसके ऊपर कई सारी बातें आई। तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ऊपर भी थी बात, और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टडी ज़्यादा हुई नहीं। नीलेश नीलकंठ ओक नाम के एक व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ठीक है, ये अगर नेचुरल मेड भी है तो राम सेतु जो वाल्मीकि जी के डिस्क्रिप्शन में है वो अलग ब्रिज रहा होगा, ये नहीं रहा होगा। अलग अलग तरीके की यहाँ पे बातचीत होने लग गई। जनवरी 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अभी भी है, तो उस सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि 3 साल तक इसके ऊपर एक्सपीडिशन किया जाए, खुदाई करके, और ये निकाला जाए। हम एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर है या नहीं है, और इसकी जो डेट्स हैं, जो आप डेट निकालिए कि किस दौर में था, किस दौर में ख़त्म हुआ, क्या था, तो उससे हम ये भी निकाल पाएंगे कि ये रामायण के दौर में बना था या उसके पहले या बाद में कब बना था। तो ये एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन की बात हुई, जो अभी तक उसके बारे में कोई क्लियर हमें डेटा मिला नहीं है कि उन्होंने एक्सपीडिशन शुरू कर भी दिया या नहीं किया। अलग अलग तरीके की बातें आई, कई लोगों ने, मीडिया के लोगों ने सवाल किया, तो कईयों ने कहा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जो भी है, जब होगा, स्टडी होगी, तो वापस इसके ऊपर पढ़ लेंगे कि नई स्टडी में क्या आया है। तो अब बात आती है फाइनली उस सवाल पे कि क्या राम सेतु ब्रिज मैन मेड है कि नहीं। आगे आने वाली स्टडी क्या कहेगी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी तक डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, आप सभी के रिलीजियस बिलीफ के सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन के लोग हो, हिंदुइज्म के, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि ये मैन मेड ब्रिज था। कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला। जियोग्राफिकल लैंड कुछ एविडेंस इंक्लूड ये जरूर प्रूव करते हैं कि इंडियन लैंड मास और श्रीलंका का ये जो बड़ा आयरलैंड है, श्रीलंकन लैंड मास जैसे आप कह सकते हैं, वो भारतीय जन्म इस भूमि से ही अलग हुआ था तकरीबन 15 मिलियन ईयर बैक। तो इनके बीच में कनेक्शन था, और ये ब्रिज पहले था। यहाँ के लाइमस्टोन शॉल्स और इसके जो चेन्स है उससे बना था, लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ कोरल रीफ से ये बना था। और उसके बाद एक बार नहीं, पहले भी हो सकता है कि पहले भी ये टूटा हो अलग अलग साइक्लोन्स की वजह से, लेकिन बार बार वो कोरल रीफ जमती जाती है, शोल्स जमते जाते हैं, लाइमस्टोन जमने की वजह से ये बन गया। ठीक है, 1480 में आई उस त्रासदी, उस साइक्लोन की वजह से इसका खंडित होना देखने को मिलता है, उसके बाद ये टूट गया। तो ये इस तरह से फ्लोटिंग रॉक्स भी कुछ मिले हैं वहाँ पे। तो फ्लोटिंग रॉक्स की जब बात आती है तो कि ये वहाँ पे जोड़ दिया जाता है कि भाई ये रॉक्स जो हैं, ये जो पत्थर हैं, ये पत्थर जो हैं वो अलग समय काल के हैं, अलग अलग कार्बन डेटिंग करके कई जगह कुछ रिसर्च में ऐसी बातें पाई गई। तो उसकी भी एक एक्सप्लेनेशन ये दी गई कुछ थ्योरीज में कि वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं वो फ्लोट कर सकते हैं। वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं, वॉल्केनो से जो बनते हैं, लावा जब निकलता है वॉल्केनो, तो वो कुछ पत्थर जो होते हैं उनमें वो उसमें क्या बोलते हैं, खालीपन होता है, उनमें स्पेस होती है, जिसकी वजह से वो तैर सकते हैं, जस्ट लाइक कोयला। ओके, कोयला डूब जाता है, लेकिन मतलब कोयले की तरह वो लाइट होते हैं और वो उसके अंदर पानी सोखता नहीं है, वो पत्थर जो है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है।
तो तब अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी सामने नहीं आई है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये मैन मेड ब्रिज था। ओके, आगे कभी ऐसी स्टडी आती है और साइंटिफिकली किसी तरह से प्रूव हो जाता है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने ये डिस्कस जरूर किया कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, जिसके थ्रू हमें जानना है कि ये ब्रिज कब बना, कब टूटा। तो उसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी स्टडीज होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तो शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका कोई डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, उस पर आप बात कर सकते हैं। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज। इन तमाम माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं और आपका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं यहाँ चैट सेक्शन के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम पे भी, या कोई सजेशन हो तो उसका भी मोस्ट वेलकम है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।